स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो मैं एक वीडियो लेकर आता हूँ, शायद दिन में एक बार ही आ पाता है। बहुत ज़्यादा वीडियो मैं नहीं ला पाता हूँ, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ वो गाइस आपके लिए रामबाण होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बच्चे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बताते हैं कि हाँ सर, जो आपने पढ़ाया है। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ भाई कि सारे क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे, लेकिन हाँ, 2-3 क्वेश्चंस मिलते हैं और वो 2-3 क्वेश्चंस मिलते हैं, बस उतने में ही मुझे बहुत खुशी है। देखिए, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपका पेपर 30 तारीख को है तो, और 31 तारीख को है तो, चाहे पहली पाली में हो या दूसरी पाली में हो, उससे मतलब नहीं है मेरी प्यारी भाई। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। केवल मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिया है। मैंने क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट इसमें छांट कर रखे हैं, देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने छांट कर रखे हैं। और इसके अलावा अंत में मैं कुछ प्रमुख रचनाएँ करवाने वाला हूँ, जो एक सवाल आता ही आता है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि पूरी डिटेल में जानकारी, पूरी डिटेल में क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और गाइज़, आज सुबह से ही बताया जा रहा था कि टेलीग्राम मतलब भारत में बैन हो जाएगा। हालांकि अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल तो मतलब नहीं पता है, लेकिन ये न्यूज़ जो है ये वायरल थी। पता नहीं भाई फेक है या फिर सही है, ये अभी नहीं कंफर्म कहा जा सकता है। तो आप टेलीग्राम को फिलहाल के लिए ज्वाइन कर लेना, मैं PDF फॉर्म पर भेज दूँगा। अगर कहीं खुदा न खास्ता अगर बैन ही हो गया तो फिर कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता देखा जाएगा। हालाँकि व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है, लेकिन उसमें बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं। देखिए, पहला सवाल है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। सवाल क्या कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ऑप्शन, लोगों की संख्या के अनुपात से। समझिएगा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रहे लोगों का अध्ययन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाएगा कि गरीबी रेखा से नीचे, यानी गरीबी रेखा से नीचे का मतलब समझते हो, वो होता है गाइस कि यहाँ पे जो BPL होता है वो है ना, BPL आपने सुना होगा, BPL कहते हैं ना कि BPL सूची, तो वो है आपका बिलो पावर लिमिटेड। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे, एक मिनट, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले लोगों का अध्ययन जो है ये किस संगठन द्वारा किया जाता है। यह है NSSO द्वारा। निर्धनों की संख्या का ज्ञात करने हेतु काउंट विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अनुसार किसी देश की कुल निर्धन और कुल जनसंख्या के अनुपात में 100 से गुणा करके निर्धनता की संख्या के आधिकारिकता गुणांक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सवाल में जो है ये पूछा भी जा सकता है। हालांकि जैसे 23 की सेकंड में पूछा गया था कि जनसंख्या घनत्व का फार्मूला क्या है, तो वैसे पूछा जा सकता है कि संख्या आधारित गुणांक का फार्मूला क्या है। तो वो है देश में निर्धनों की संख्या बटे देश की कुल जनसंख्या गुणे 100। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है। इसमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है। अब देखिए, अगर इसमें मैं बात करूं तो जो आपका NSC है, यानी कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPF, और जीवन बीमा किस्त, ये आपका बचत निवेश है। बट यहाँ पे जो इक्विटी शेयर्स में निवेश दिया गया है, ये बचत निवेश नहीं है। ए आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है। बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति में देखा जाता है कि किसी व्यवसाय में काफ़ी श्रमिक लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बेरोजगारी की स्थिति में होते हैं। इनमें से कुछ श्रमिकों को व्यवसाय से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी, अर्थात इन श्रमिकों की सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। और ऐसी स्थिति कृषि क्षेत्र में देखने को ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट वाले आपके सामने, वर्ष 1990 में राष्ट्रीय विकास समिति यानी कि NDC ने राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारित करने का एक फार्मूला तैयार किया था। इस फार्मूले का लोकप्रिय नाम क्या है। 1990 में राष्ट्रीय विकास समिति ने राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारित करने का फार्मूला तैयार किया था। इस फार्मूला का नाम क्या है। राइट उत्तर हो जाएगा वी आंसर, गार्डिकल मुखर्जी फार्मूला। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ष 1990 में राष्ट्रीय विकास समिति यानी NDC ने
राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता निर्धारित करने का एक फॉर्मूला तैयार किया था। फॉर्मूले का लोकप्रिय नाम गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला रखा गया। यह एक सामाजिक वैज्ञानिक धनंजय रामचंद्र गाडगिल और भारतीय योजना के पहले आलोचक के नाम पर रखा गया था। ये भारत में राज्यों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के आवंटन का निर्धारण करने के लिए 1969 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है। अब इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत प्रकार की खाता की योजना है जो बालिकाओं के माता पिता। अब देखिए बालिकाओं कहा गया तो भाई इंद्रधनुष और प्रधानमंत्री उज्ज्वला तो होगा नहीं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी नहीं है। राइट उत्तर होगा आपका सुकन्या समृद्धि योजना, सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं कि मैंने जीएसटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे आपका एक पॉइंट है जीएसटी की दरें, वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। और इसके अलावा गाइस मैंने जो जीएसटी के मुख्य बिंदु हैं यानी जीएसटी के जो आईएमपी पॉइंट्स हैं वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो ये दो मैंने वीडियो जीएसटी के ऊपर कंप्लीट करवाया है। हालांकि आप जानते हैं कि जीएसटी के सवाल बहुत ही अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं भाई, कोई ईजी सवाल नहीं पूछा जा रहा है। इस वजह से आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आप चैनल की वीडियोज़ में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। और कोशिश करूँगा अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे पाऊँगा तो दे दूँगा, वरना आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है मित्र, चलिए। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश जो है किसके द्वारा की गई थी। राइट उत्तर हो जाएगा आपका वी आंसर, विजय केलकर टास्क फोर्स, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक बार आप समझ लीजिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से एक अप्रत्यक्ष यानी कि जीएसटी जो एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ये केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर देगा। जीएसटी में 3 अंग केंद्रीय, राज्य एवं इंटीग्रेटेड जीएसटी होंगे। वस्तु एवं सेवा कर एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। इसकी स्थापना पूर्ण रूप से विजय केलकर टास्क फोर्स समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वाले आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए राइट उत्तर हो जाएगा आपका 1935 में। मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। तो वी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत का एक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है यानी आरबीआई जो है भारत का एक सेंट्रल बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों का संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई शहर में है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन है? शक्तिकांत दास। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने सवाल क्या कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई। तो मेरे प्यारे भाई जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई में। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1992 में हुई थी और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। नेक्स्ट वाले आपके सामने, पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता हो। उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसमें प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी केरल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, नेक्स्ट वाले आपके सामने कि योगक्षेम वहाँ में हम, ये किसका आदर्श वाक्य है। योगक्षेम वहाँ में हम, ये किसका आदर्श वाक्य है। ये भी 2018 के यूपी पुलिस में पूछा गया था। मेरे प्यारे भाई आपने देखा होगा जब आपके यहाँ या फिर आपके गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस या फिर आपके बाज़ार में एलआईसी की जहाँ पे भी ऑफिस हो उसमें देखिए एलआईसी का जो लोगो चिन्ह बना होता है, दोनों तरफ से हथेली, बीच में दीपक जलता रहता है। उसके नीचे आप देखिएगा ये वाक्य आपको लिखा मिलेगा, योगक्षेम वहाँ में हम। ये जो है ये भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ऑफ इंडिया का आदर्श वाक्य है। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है कि एगमार्क क्या है। एगमार्क क्या है?
बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एगमार्क क्या है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर है। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए एगमार्क जो है एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा होता है उनके बारे में यह आशा की जाती है कि वह उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। ये मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है। इस मार्ग का उपयोग कृषि उत्पादक अधिनियम 1937 द्वारा लागू किया गया जो 1986 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट वाले की जो ये चिन्ह बना है, ये वाला चिन्ह ये किसका चिन्ह है, रूसी रूबल का नहीं, इंडोनेशियाई रुपयाई का नहीं, राइट उत्तर होगा भारतीय रुपये का। तो ये जो चिन्ह है ये भारतीय रुपये का है, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये चिन्ह जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था या फिर ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया और ये भारतीय चिन्ह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मुंबई के छात्र पोस्ट ग्रेजुएट श्री डी उदय कुमार ने बनाया। अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापान एन, यूरोपियन संघ के यूरो के बाद रुपया 5वीं ऐसी मुद्रा बनी जो अपने प्रतीक चिन्ह से पहचाना जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने है कि 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए 1 रुपये के छोड़ के 1 रुपये के नोट को छोड़ करके जितने भी नोट हैं उन सभी पे भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका गवर्नर रिजर्व बैंक, ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले की FDI का विस्तृत रूप क्या है, यानी FDI का फुल फॉर्म क्या है। हाँ, मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाया है गाइस जिसमें मैंने फुल फॉर्म आपको पढ़ाया है। वो फुल फॉर्म जो है ना वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि 25 सेकंड में पूरे 3 सवाल पूछे गए थे फुल फॉर्म से, तो मैंने फुल फॉर्म के 110 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं मात्र 12 मिनट की वीडियो में। तो आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक जरूर दे दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, FDI का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, FDI का फुल फॉर्म। देखिए समझिएगा, FDI का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सी आंसर राइट हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सामान्य भाषा में एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI कहलाता है। समझिएगा, एग्जाम में पूछा जाए कि FDI क्या है तो सामान्य भाषा में कहा जाए FDI क्या है तो एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है या फिर FDI कहलाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इनवार्ड और एक होता है आउटवार्ड। इनवार्ड में विदेशी निवेशक भारत में कंपनी शुरू कर यहाँ के बाजार में प्रवेश कर सकता है। FDI से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ, कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, राइट उत्तर हो जाएगा वही आंसर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। ये तो ईजी है, इसको टाइम पर बात करना मुश्किल ही है, मतलब मुश्किल नहीं कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई मूर्खता वाला काम है। अगला सवाल देखिए, IWT। अब देखिए यहाँ पे IWT यानी कि सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियाँ शामिल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियाँ शामिल हैं। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा पश्चिमी नदियों के रूप में ये शामिल है सिंधु, चिनाब और झेलम। सी आंसर राइट हो जाएगा सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु जल संधि पानी के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस संधि में विश्व बैंक यानी तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक जिसे विश्व बैंक कहा जाता है ने मध्यस्थता की थी। इस समझौते के अनुसार 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को, जबकि 3 पूर्वी नदियां ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को दिया गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत के नियंत्रण में कितनी नदियाँ थीं, तो ये 3 कौन कौन सी, ब्यास, रावी और सतलज, और पाकिस्तान के नियंत्रण में तो पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम। ये सिंधु जल समझौता के अंतर्गत जो विश्व बैंक है उसके मध्यस्थता के साथ किया गया था। नेक्स्ट है कि पूर्वांचल भारत श्रृंखला भारत और देश के बीच की सीमा
सीमा पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सा वह दूसरा देश है? तो ये हो जाएगा आपका वी आंसर म्यांमार। ये इजी सवाल है। नेक्स्ट वाले कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका 2000 में 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो ये हो जाएगा आपका सन 2000 में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि पुनर्गठित योजना आयोग का नाम क्या है? पुनर्गठित योजना आयोग का नाम क्या है? यूपीएसआई मृतक आश्रित में पूछा गया और यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया। तो देखिए राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। हालांकि नीति की स्पेलिंग देख लीजिए, सब कुछ यहाँ पे नीति लिखा है, यहाँ पे नीति लिखा है और यहाँ पे नीति लिखा है। राइट होगा नीति आयोग, सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ये नीति का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो उसको समझिएगा। 1 जनवरी 2015 को पुनर्गठित योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया, जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है, नीति का। और ये योजना आयोग के ही भांति एक गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। वर्तमान इसके उपाध्यक्ष जो हैं, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, प्रधानमंत्री। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मध्य में खर्ची होती है, किस मध्य में? भारत की जो विदेशी मुद्रा है ये किस मध्य में अधिकतम खर्च होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम उत्पाद के आयात पर। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई? पंचवर्षीय योजना पहली वर्ष जो है 1951 से 55 के बीच चली थी। तो वी आंसर राइट हो जाएगा 1951 से 55 के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, समझिएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील लैगून और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून, ये कौन सी है? अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी छिछली झील यानी लैगून कौन सी है, और दुनिया यानी विश्व में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील लैगून कौन सी है? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, चिल्का झील। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी आंसर, चिल्का झील। मेरे प्यारे भाई, भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील कौन सी? चिल्का झील है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। समझिएगा, उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय छिछली झील है। ये झील पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधताओं के लिए जानी जाती है। 2018 में संयुक्त राष्ट्र विकास पर्यटन संगठन ने उड़ीसा को चिल्का झील को इसकी प्राकृतिक सुंदरता एवं जैव विविधता के लिए दर्शनीय पर्यटन स्थल में घोषित किया, यूनेस्को की हेरिटेज में घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है कि सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, 10 और 1 का अनुपात होता है। राइट उत्तर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 10:1 का, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने कि घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस जनगणना का घोष वाक्य था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है ये किसकी जनगणना का वाक्य था? तो राइट उत्तर होगा डी आंसर, 2011 का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे, और वी आंसर हो जाएगा लोगों की संख्या के अनुपात से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। और जैसे ही आपका यूपी पुलिस का पेपर हो जाता है उसके बाद हम जी तोड़ और ताबड़तोड़ रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत करेंगे भाई, और साथ मिल करके बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो भाई आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेहतरीन क्लासेस आपको मिलेंगे रेलवे के लिए भी। 31 तारीख यानी 1 तारीख को आपको रेलवे की क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बीच में कोशिश करूँगा 1-2 क्लास ले लूँ अगर टाइम मिलता है तो, वरना आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने के बाद ही इस पर मैं फोकस करूँगा रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है भाई। देखिए 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 बैंकों का मेरे प्यारे भाई। और 1980 में ये जो है आपका ये 12 बैंकों का हुआ था। समझिएगा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB, और इसके अलावा जो सिंडिकेट बैंक है और UCO बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि मध्य प्रदेश में हीरा तो कर्नाटक में क्या पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है, तो कर्नाटक में सोना पाया जाता है। कर्नाटक की कोलार खान जो है सोना के लिए प्रसिद्ध है। राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि शीतकालीन वर्षा होती है कहाँ पे? बताइए।
शीतकालीन वर्षा होती है तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में, सी आंसर राइट हो जाएगा तमिलनाडु में। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? देखिए कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है, ये सवाल पूछा जा रहा है, यूपीएसआई में पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं है, जबकि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से है। तो डी आंसर महाराष्ट्र से नहीं है, डी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? भारत और चीन के बीच, यानी भारत और चीन यानी तिब्बत, चीन तिब्बत में आ गया है, तो ये किसके बीच जो है, ये भारत और चीन के बीच, तो ये मैकमोहन है, ये आंसर राइट हो जाएगा। डूरंड जो है आपका, ये भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य है, तो ये डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान या भारत अफगानिस्तान के मध्य है, और रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा ब्रज का एक पारंपरिक लोक नृत्य। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर ब्रज का एक पारंपरिक लोक नृत्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके जीके के क्वेश्चंस बन पा रहे थे वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं टाइम नहीं बर्बाद करूँगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएँ करवा दी। देखिए इसमें मैं आपकी टोटल 80 रचनाएँ करवाने वाला हूँ, और ये जो रचनाएँ आपकी ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन हाँ आने के चांस जो बन पा रहे हैं या जो लग रहा है मुझे कि हाँ आ सकता है, वो मैंने क्वेश्चंस ले रखा है। बाकी मेरे प्यारे भाई आगे पेपर कैसा आता है वो तो मैं नहीं कह सकता। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये भी नीला ये भी नीला अच्छा नहीं लगेगा। चलिए हाँ, पहला सवाल देखिए, 10 कुमार चरित्रम किसकी रचना है? तो ये दंडी की है। अवंती सुंदरी किसकी रचना है? तो ये भी दंडी की है। बुद्ध चरित्रम किसकी रचना है? तो ये अश्वघोष की है। कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की रचना है। अमरकोश जो है अमर सिंह की रचना है। और पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की रचना है। प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। और कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है। नीति शतक जो है भर्तृहरि की रचना है। श्रृंगार शतक ये भी भर्तृहरि की है। और वैराग्य शतक ये भी भर्तृहरि की है। तो जितने भी शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये तीनों भर्तृहरि की रचना है। मुद्राक्षस जो है ये विशाख दत्त की है। और कुमार संभवम जो है ये कालिदास की रचना है। रघुवंशम भी कालिदास जी की ही है। और अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है। अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की रचना है। भगवत गीता जो है ये वेदव्यास क्या है। और राजतरंगिणी जो है कल्लर, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताया गया है राजतरंगिणी में, इसको ध्यान रखिएगा। मिताक्षरा जो है ये विज्ञानेश्वर की रचना है। आगे बढ़ देखिए, अगला सवाल देखिए मैं इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और जो रचना जो मतलब इम्पोर्टेंट फॉर्म वाले हैं वो भी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। टेलीग्राम पे उसकी मैंने पीडीएफ नहीं, उसका मैंने फ़ोटो निकाल के भेजा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म वाला वो भी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। पीडीएफ ये भी मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा, तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। महाभारत जो है वेदव्यास, ठीक है। अर्थशास्त्र ये चाणक्य। गीत गोविंद जयदेव। मालती माधव ये भवभूत की है। उत्तराम जो उत्तरा रामचरित्र है ये भी भवभूत का है। पद्मावत तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बीजक ये जो है कबीरदास की रचना है। रामायणी और साखी और सबद, ये जो है साखी सबद और रामायणी जो है ना, ये बीजक के ही पार्ट हैं और ये तीनों कबीरदास जी की हैं। चंद्रकांता तो ये चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री की है। दया भाग जो है ये जिमीत वाहन की है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का। विनय पत्रिका ये भी तुलसीदास जी की है। और गीतावली और दोहावली, कवितावली, बरबे रामायण, रामलला चू, ये तीनों रचनाएं जो हैं चारों पांचों ये जो हैं तुलसीदास जी की हैं। इसके अलावा कहा जाए तो वैराग्य संदीपनी, पार्वती व जानकी मंगल, ये भी तुलसीदास जी की ही रचना। बाकी देख लीजिए, जैसे आईने अकबरी ये अबुल फजल की रचना है। अकबरनामा ये भी अबुल फजल की है। किताबुल हिंद ये अलबरूनी की है। लाइफ डिवाइन ये अरविंद घोष की रचना है। द एसेस ऑन गीता ये भी अरविंद घोष की रचना है। गोदान, गबन और इसके अलावा कर्मभूमि, रंगभूमि। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि ये रचनाएं जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं, ठीक है। गीतांजलि ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। निहार, रश्मि, नीरजा ये महादेवी वर्मा की रचना है। यामा, स्मृति की रेखाएं ये भी महादेवी वर्मा की रचना है। ये यामा जो सवाल है ये आपका पूछा गया था 25 की सेकंड में। ब्रोकन विंग जो है सरोजिनी नायडू की रचना है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये सरोजिनी नायडू की रचना है। लहर झन्ना कामायनी ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये कामायनी जो है और ये शायद आंसू ये भी आपका जो है ये 25 के सेकंड में पूछा गया था।
इरावती, अजातशत्रु, आंसू ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। भारत, दुर्दशा, अंधेर नगरी, ये तीनों जो हैं ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। साकेत, भारत भारती, ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा और जयद्रथ वध, ये भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना। इसके अलावा पल्लव चिदम्बरा, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञेय जी की रचना है। पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। मालगुडी डेज और गाइड, ये आर के नारायण की रचना है। चित्रगंधा, गोरा और हंगरी स्टोन्स, ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले की रचना है। और इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भीमराव अम्बेडकर की रचना है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये जो है महात्मा गांधी की रचना है। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की रचना है। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। और भारत एक खोज, ये कहा या फिर कहा जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी जवाहरलाल नेहरू की रचना है। गदर के फूल, ये अमृतलाल नागर की रचना है। उठ जाग मुसाफिर, ये जो है ये वंशीधर शुक्ल की रचना है। 1857 का स्वतंत्रता समर, ये वी.डी. सावरकर की रचना है। झांसी की रानी, ये सुभद्रा कुमारी है। झांसी की रानी वाला सवाल जो है या फिर इसका जो गद्यांश है ये आपका 23 की सेकंड में आया हुआ था। 57, ये जो है सत्यपाल भारद्वाज की रचना है। डेथ ऑफ अ सिटी, ये अमृता प्रीतम की रचना है। कागज ते कैनवास, ये भी अमृता प्रीतम की है। और इंडियन फिलॉसफी, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। तो यहाँ पे ये आपके जो मतलब 80 रचनाएं थी ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई मैंने आपके कुछ जीके के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवा दिए हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी भाई। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिला करे। मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। बाकी मेरे प्यारे भाई चिंता नहीं करना है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि पेपर जो है बहुत इजी आ रहा है, बहुत इजी पेपर आ रहा है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी, ठीक है। अब मैं अगर ये कह दूं भाई कि पेपर बहुत कठिन आ रहा है तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। सो पेपर ईजी ही मान कर चलिए। हालांकि बहुत ईजी नहीं आ रहा है, ये बात आप भी जानते हैं क्योंकि आपने एनालिसिस देखा होगा। पेपर बहुत इजी नहीं आ रहा है लेकिन मॉडरेट लेवल आ रहे हैं, ना तो इजी और ना ही कठिन। बट मेरे प्यारे भाई देखिए यहाँ पे कहना या फिर घर में और रूम पे बैठ के सवाल जो है सॉल्व करना और एग्ज़ाम में प्रेशर में सवाल सॉल्व करना, ये ज़मीन और आसमान का अंतर होता है भाई, इतना समझो, समझे। कहते हैं कुछ लोग कहते हैं बहुत सरल आया था, अरे ये तो बिल्कुल ईजी है, पूरा हलवा है, अभी तुरंत खा जाएंगे। लेकिन उनसे अगर कह दो कि सवाल ये सॉल्व करिए तो उनसे सवाल सॉल्व नहीं होगा, बस केवल और केवल बतकही करते हैं। हमारी बात को बुरा मत मानिएगा लेकिन जो सच्चाई बता रहा हूँ, समझे मेरे भाई। इस वजह से आपको चिंता नहीं करना है। एग्ज़ाम में जब भी आप सवाल सॉल्व करने बैठें, जब भी आप सवाल लगाएं या फिर जो भी आप गाइस जानते हैं पहले वो आप सॉल्व कीजिए। जैसे हिंदी बहुत ईजी आ रही है तो हिंदी आप सबसे, तो मेरे भाई आप हिंदी सबसे पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आप जीके जानते हैं तो जीके सॉल्व कीजिए एंड देन आप रीजनिंग सॉल्व कीजिए और बाद में मैथ कीजिए, क्योंकि मैथ जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहा है, एसएससी का है। तो ये मेरे भाई आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बेहतरीन पेपर होगा, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बस मेरे भाई आपको पेपर देने में थोड़ी सी भी डर जो है ये अंदर नहीं लाना है ना। तो डर तनिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर डर आ गया या फिर अगर आपने सोच लिया कि हे भगवान देखो क्या होता है, हमारा सवाल ही नहीं लग रहा है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तब आप डर गए तो फिर काम खत्म, ये समझ जाओ। इस वजह से मेरे भाई अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस रखिएगा। बेहतरीन पेपर आता है, बेहतरीन करके आओगे, अच्छा नंबर लेकर आइए, क्योंकि इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर जीवन काल में इतनी बड़ी भर्ती नहीं आने वाली है, ये बात आप जानते हो। तो मेरे भाई बस आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से मिलते हैं इसके बाद एक खास वीडियो में। अच्छी लगे लाइक करोगे ही, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है। बाकी मेरे प्यारे भाई आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा मिल पा रहा है या फिर नहीं, इसका भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।